ग्रीस होती है वो खत्म होती जाती है, तो आपस में हड्डियां रगड़ने लगती हैं, पेशेंट को पेन होने लगता है, तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। And before we start, I'd just like to introduce to our team of doctors on the desk. To my left is Dr. Bhan Pratap Sarudha, डॉक्टर साहब हमारे साथ डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड रोबोटिक नी सर्जरी के पद पे कार्यरत हैं। और डॉक्टर साहब का बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है, करीब 20 साल का एक्सपीरियंस है, काफी डिफरेंट कंट्री से इन्होंने ट्रेनिंग ली है, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया से जॉइंट रिप्लेसमेंट की ट्रेनिंग ली है। काफी नामी गामी हॉस्पिटल्स में काम किया है, फोर्टिस में थे डॉक्टर साहब, शेल्बी ग्रुप्स में थे, इसके अलावा आईबी हॉस्पिटल में थे, अब हमारे यहाँ पूरे ग्रुप के डायरेक्टर एंड रोबोटिक सर्जरी के डायरेक्टर हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब करीब 25,000 जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट टू हिम इज डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश इज आवर वीपी मेडिकल सर्विसेज एट पार्थ पटियाला। Next to Dr. Brahma Prakash is Dr. Saurabh Garg. Dr. Saurabh Garg is also a consultant orthopedic surgeon with us in our team. And to esteemed Dr. Dr. Malvinder Singh, he is also a consultant orthopedic surgeon with us. And Rumana साहब से मेरे को कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत आप सारे ऑलरेडी वाकिफ हैं। तो कुछ फैक्ट्स फिगर हैं आपसे शेयर करना चाहेंगे बिफोर वी स्टार्ट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया में जो ऑर्थोआर्थराइटिस की जो प्रेवलेंस है बहुत ही ज्यादा है, करीब 20 से लेकर 39% तक के लोगों को ये प्रेवलेंस है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। और इंडिया में जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के नंबर है, एक अनुमान के अनुसार आने वाले कुछ 4-5 सालों में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट होंगे। ऑलरेडी हम करीब 25 लाख जॉइंट रिप्लेसमेंट इंडिया में ऑलरेडी होते हैं हर साल, 25 लाख। तो मेन चीज है कि बदलाव बहुत आ गया है टेक्नोलॉजी में, टेक्निक्स में काफी बदलाव आ गया है। जैसे कि आप देखते हैं हम पुराने जमाने में कार चलाते थे तो रास्ते में कहीं भी जा रहे हो तो रास्ता पूछते हुए जाते थे। आजकल जीपीएस है, नेविगेशन है, ये सारी टेक्निक्स आ गई हैं। ऐसे एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट है, ऑटो पायलट पे डाल दीजिए, एयरक्राफ्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। इसी तरह मेडिकल साइंसेज में भी काफी तरक्की हो गई है। अब नेविगेशन आई, नेविगेशन के बाद रोबोटिक आ गई है। रोबोटिक के मेन पे फायदे हैं कि बहुत ही प्रिसीजन है, ऑलमोस्ट 100% प्रिसीजन है सर्जरी में, जो कि सर्जन एक इंडिविजुअल जैसे नहीं कर पाएगा, पर उससे भी ज्यादा प्रिसीजन है उसमें। इसके अलावा कट्स कम है, पेन कम है, ब्लड लॉस नहीं है, कोई ड्रेप्स आपको नहीं लगानी पड़ती, ड्रेन्स नहीं लगानी पड़ती। यही सर्जरी जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, आज से करीब अगर 10 साल पहले की बात करें, पीजीआई में अगर पेशेंट को एडमिट करते थे तो एक महीने की एडमिट करते थे। आज की डेट में जब हम आज सर्जरी करते हैं 4 घंटे के बाद पेशेंट को चला देते हैं। सर ने जो बोला कि एडवांसमेंट्स, रोबोटिक टेक्नोलॉजीज और ये सब चीजें जो दर बदर या डे बाय डे इम्प्रोवाइज होके शहर बाय शहर पहुंच रही है, उसका क्या ध्येय है, क्या तात्पर्य है, छोटा सा एक ब्रीफ कर दूंगा जिससे आपको आइडिया होगा कि एग्जैक्टली आर्थराइटिस क्या होता है और किस विषय पे हम इतनी गहन चर्चा कर रहे हैं। तो स्मॉल प्रेजेंटेशन है, हर आदमी चाहता है कि वो आराम से चौकड़ी मार के बैठे, उसकी लाइफ में मूवमेंट रहे। मूवमेंट बिना अच्छे जोड़ों के पॉसिबल नहीं है। तो पहला काम एज अ डॉक्टर तो हमारा ये है कि हम जोड़ों को बचाएं। अगर नहीं बचा पाए और फिर वो शहीद हो रहे हैं तो उनको शहीद ना करके दोबारा बना के बचाएं। तो कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि उनको शहीद करना है, कॉन्सेप्ट ये है कि खराब हुए जोड़ों को दोबारा बना के उनको दोबारा लाइफ दे दो। तो रिकंस्ट्रक्शन मॉडल है नी में या हिप में, हम रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज करते हैं कि आपके ही जोड़ों का पुनः निर्माण करके उसमें वो लाइफ, वो आयु, वो यौवन, वो यूथनेस वापस ले आते हैं कि आप ओल्ड एज में भी यंग फील करते हो, अपनी एक्टिविटीज कर पाते हो। तो ये यूथ क्या है? जोड़ों का यूथ का मतलब है कि ये जोड़ों के हड्डियों के बीच जो ग्रीस और गति है, ये अच्छी मात्रा में होनी चाहिए आपके जोड़ों में, और ये हर जोड़ों को मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि घुटने को मिला हुआ है, आपके कूल्हे को, शोल्डर को, एल्बो को, रिस्ट को, एंकल को, सारे जोड़ों को ये भगवान ने पैदाइशी रूप से दे रखा है। जब तक ये जोड़ों के अंदर, आपके अंदर ये समान है, ये जोड़ों की रक्षा करता रहेगा। तो ग्रीस आपके हड्डी को बचाएगी और ये जो घोड़े की नाल की शेप की गति है, ये आपका वजन लेती रहेगी। अब चाहे कोई भी जोड़ हो, साइंस बोलती है कि 5 ही चीजें इस पे काम करेंगी जिससे खराब होगा। वो 5 चीजें क्या है? एक है उम्र। तो जैसे उम्र को रोका नहीं जा सकता, शरीर के डिजेनरेशन को रोका नहीं जा सकता। तो जो चीज 65, 70, 75 में आ रही है उसका आपको वेलकम करना चाहिए, ना कि उसके साथ फाइट। तो अब 70 साल का आदमी बोले, 75 साल का आदमी बोले कि मेरी दाढ़ी कितना चिट्टी होगी, तो ये गलती फिर हमारी खुद की है कि हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो जो चीज एज के साथ आ रही है वो वेलकम है, उसका जो डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए। दूसरा कारण होता है चोट। हाँ, चोट एक ऐसी चीज है जो जवानी में हो सकती है, बुढ़ापे में हो सकती है, और चोट ऐसी चीज है जो जवानी में भी जोड़ों को खराब कर सकती है।
तो 90% लोग चोट को इग्नोर करते हैं, अपने आप ही ट्रीटमेंट लेते हैं। सड़क पे गिर गए, स्कूटी से गिर गए, सीढ़ी से गिर गए, घर आए, खुद ही लेप लगा लिया, खुद ही तेल लगा लिया, खुद ही डॉक्टर बन गए, ना एक्सरे कराया, ना एमआरआई कराई, जाके मिले, और जब 1.5-2 साल बाद वही चोट अंदर के सामान जो डैमेज हो चुका था खराब करके जोड़ों पे असर डलता है, फिर वो जाते हैं। तो चोट को इग्नोर ना करें। तीसरा है इन्फेक्शन। चलिए, तो कोई भी इन्फेक्शन आपके जोड़ों में बस बन के आ सकता है। चौथा है खानदानी बीमारी, हेरिडिटरी जीन्स, वो आप रोक नहीं सकते। आपके में है तो बच्चों में जाएगी, बच्चों में है तो आगे जाएगी। ये वाले जो जोड़ों की तकलीफ है, ट्रॉमा की हो गई या जेनेटिक हो गई, अर्ली आती है, अर्ली एज में आती है। और लास्ट में लाइफस्टाइल मतलब ओवरवेट, जिम, ट्रेडमिल, उकड़ू चौकड़ी मारना, उठने के बल योगा, पाठ पूजा, चढ़ान ढलान वाली वॉक, ट्रैकिंग, ट्रेडमिल, रनिंग, ये सब चीजें। तो ये लाइफस्टाइल के इश्यूज। तो ये 5 ही कारण है जिनका असर इस पे पड़ता है, और जब ये पड़ता है तब ये फटता है। जब ये फटता है तो जो जोड़ ढके हुए थे, जो हड्डियां कवर्ड थी, वो नंगी हो जाती हैं। नेकेड बोन्स आर पेनफुल, क्योंकि उनको मार पड़ेगी। तो जब चद्दर ही नहीं है, नेकेड पड़ी है, तो उनपे डायरेक्ट फोर्स पड़ता है, और फिर वो ट्रॉमेटाइज्ड होती है। तो ये नेकेड ना हो, ये फटे ना, इसी का जो लोग सही टाइम पे अपना कर लेते हैं, अपने लैंडमार्क्स को डिफाइन कर लेते हैं टाइम पे, फिर वो जोड़ों की तकलीफ से बचे रहते हैं। ये एक्सरे में भी दिखता है। तो एक्सरे में नॉर्मली आपके पास जो आप लोग जाते हो तो आप बोलते हो हड्डियों में गैप आ गया है, गैप आ गया है। गैप होना चाहिए। गैप होने का मतलब है कि सामान है। तो यहाँ पे अगर दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, मतलब ये खुला पड़ा है, यहाँ पे दिख रहा है बंद हो गया। बंद होने का मतलब अंदर का ग्रीस और गति खत्म हो गया, तभी वो गैप खत्म होगा। तो अपनी पहले इस नॉलेज को भी ठीक करिए कि हड्डियों में गैप आ गया नहीं, हड्डियों में गैप खत्म हो गया तो जोड़ खराब है। गैप है तो मतलब जोड़ ठीक है, उसकी ग्रीस और गति मौजूद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड में आपको दिखेंगे जहां पे ओवर यूज है, जिनको हम रूटीन में मानते हैं कि बहुत अच्छी क्रिया है, वो एक्चुअल में अच्छी क्रिया नहीं है। तो लंबे समय तक किचन में खड़े होकर काम करना, मतलब जॉइंट लोडेड है। जमीन पे चौकड़ी मार के योगा करना या कोई एक्सरसाइज करना, मतलब जितना नीचे जाओगे उतना जॉइंट लोड होगा, ऊपर उठने के लिए उतना ही एफर्ट लेगा। ऊंची हाइट पे ट्रैफिकिंग करना, दौड़ के सीढ़ी चढ़ना उतरना, गार्डनिंग करना, ये सब लोडिंग एक्टिविटीज है। ये लोडिंग एक्टिविटीज आपके जोड़ों को ज्यादा खराब करती है। ये पंजाब और गुजरात में है, तो मैं भी उससे ग्रसित हूँ एक्चुअली। लेकिन बच नहीं पाते हैं, क्योंकि खान पान हमारा ऐसा है, डॉक्टर होते हुए भी सलाह देते हैं, मानते नहीं है। तो ये हमारी अपनी एक प्रॉब्लम है। अगर ये है तो ये आएगा, तो इससे बच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इनको भी तैयार किया है। आगे मुझे जरूरत होगी तो ये लोग, ये भी घूम रहा है हमारी सोसाइटी में। तो दिस इज और एडिशनल फैक्टर्स वेयर यू आर बाउंड टू हैव आर्थराइटिस। क्या अच्छा है, क्या कर सकते हैं? तो जो बचने के तरीके अभी 3 ही हैं। पहला है वॉक एज मच एज यू कैन। वॉकिंग में भी हम बोलते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग मत करिए। ब्रिस्क वॉकिंग क्यों ना करें? बहुत अच्छी होती है, पसीना आता है, फैट जल्दी, ये मिथ है। ब्रिस्क वॉकिंग में आपका हार्ट उतना ही ओवरलोड होगा, हार्ट को उतना ही पंप करना पड़ेगा। 90% लोग अपने हार्ट की एक्चुअल कंडीशन से वंचित है, उनको पता ही नहीं है कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं है। तो ज्यादातर जब आप देखते हो 40 साल का बंदा, 42 साल का बंदा खेलते खेलते गिर गया, अरे ये तो बिल्कुल ठीक था, 42 साल में कैसे गिर गया? और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा हार्ट में ब्लॉकेज था। तो रनिंग की वजह से और ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट फेल में चला गया, वो ब्लॉकेज के कारण अचानक से हार्ट अटैक आ गया। तो 90% जो लोग स्क्रीन नहीं है, उनके लिए ब्रिस्क वॉकिंग इज वेरी डेंजरस, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनके हार्ट में एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो डोंट गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग, लाइट वॉक एज मच एज यू कैन, जो आपके हार्ट को ओवरलोड ना करे। ठीक है, 12,000 स्टेप एक्चुअल में यूरोपियन साइंस बोलती है कि पर डे 12,000 स्टेप आपको जरूर पूरे करना चाहिए। अब साइकिलिंग में भी आप लोगों का मिथ है, साइकिलिंग के भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। आपको लगता है कि जिस साइकिलिंग में बहुत एफर्ट है, खूब वर्जिश करके मेहनत करके चढ़ान ढलान वाली साइकिलिंग बहुत अच्छी होगी, नहीं, उसका भी इम्पैक्ट इनडायरेक्टली हार्ट पे पड़ेगा। तो साइकिलिंग में भी आपको जीरो साइकिलिंग अलाउड है। जीरो साइकिलिंग का मतलब जिस साइकिल की पैडल्स फ्री है, तो पुरानी साइकिल है उसकी चेन उतार दीजिए, पैडल फ्री करके चलाइए 45 मिनट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली साइकिल है,
तो उसके यहाँ एक नॉब होता है, उस नॉब को 0 कर दीजिए, पैडल को फ्री कर दीजिए, 45 मिनट चलाइए। तो फ्री साइक्लिंग विल टोन अप योर मसल्स, इट विल इंक्रीज द पावर ऑफ द मसल, इट विल नॉट डिस्टर्ब योर जॉइंट। बट अगर आप लोडिंग साइक्लिंग करते हो, वो आपकी जॉइंट को इन्वॉल्व करेगी, जॉइंट खराब कर देगी। ठीक है, ये जरूर कर सकते हैं। इसमें ग्रेविटी 0 है, सारे जॉइंट्स यूज होते हैं, इसलिए स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। ये मैंने बता दिया कि ये ना करें। ये दौड़ सकता है, इसको मना है। तो ये आदमी पहले वेट कम करे फिर दौड़े। अगर इस वेट के साथ दौड़ेगा तो जोड़ जल्दी खराब होंगे। फुटवेयर का भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फुटवेयर हमेशा वो पहनिए जिसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बराबर वेट पूरा पंजा झेल रहा है। तो ऐसे फुटवेयर जो होते हैं ये आर्थराइटिस की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि वेट शेयरिंग इक्वल नहीं है। ये पूरा लोडेड है, कंट्रोल ये कर रहा है और असर नी जॉइंट पे आएगा। तो हील्स और लेदर शूज हम मना करते हैं। स्पोर्ट्स शूज, वो भी एयर कुशन शूज जितना पहन सके पहने। पहली कंडीशन में आओगे, बिना वॉकर के आओगे, बिना स्टिक के आओगे। नहीं मानोगे तो फिर स्टिक पे आओगे, फिर नहीं मानोगे तो वॉकर पे आओगे, फिर नहीं मानोगे तो व्हीलचेयर पे आओगे, फिर भी नहीं माने तो घर वाले कंधे पे उठा के लाएंगे। ठीक है, यहाँ इनसे झेला नहीं जाता। तो टट्टी, पेशाब, लैट्रिन, बाथरूम सब इन्हीं को साफ करना पड़ता है। फिर ये कहते हैं चलो खुद ही करा लो। क्यों खुद पे पड़ रही है? तो ये ना होने दें, इसी कंडीशन में करवा लें। अगर डॉक्टर ने देख लिया है कि हड्डियों के बीच का गैप खत्म हो गया है, हड्डी जुड़ गई है, इसका मतलब इसको बचाने का कोई तरीका नहीं है। तो इसमें 3 W काम करते हैं, वेयर, व्हेन एंड होम। कहाँ कराना है, किससे कराना है, कब कराना है। अगर ये 3 W के आंसर है, मतलब आपकी सर्जरी 100% सक्सेसफुल होगी, चाहे वो कोई भी सर्जरी हो, हार्ट की, लिवर की, किडनी की, जॉइंट की। ये 3 W ही खोजने वाले हैं। कहाँ कराइए? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे एक छत के नीचे मल्टी डिसिप्लिनरी मॉड्यूल हो, हार्ट, लिवर, किडनी सारे डॉक्टर मौजूद हो, स्पेशलाइज सेंटर हो, एडवांस टेक्नोलॉजी हो। किससे कराइए? ना 40 रोटी दिन में खाता हो और ना ही एक रोटी खा रहा हो, मतलब 2-2.5 रोटी। तो 40 वाला ओवर डाइजेशन में जाएगा, डायरिया होगा। एक वाले की भूख रह जाएगी। तो कहने का मतलब ओवरलोडेड सर्जन या अंडरलोडेड सर्जन जिनके पास एक बैलेंस हुआ है और बैलेंस एक्सपीरियंस है, उसमें ये सर्जरी फ्रूटफुल जाती है, टेक्नोलॉजी वाइज भी और रिवॉर्ड वाइज भी। और कब कराइए वो मैंने बता दिया, जब वो जुड़ गया हो, पेन आ गया, स्वेलिंग आ गई, डिफिकल्टी आ गई, एक्सरे में दिख रहा है, राइट टाइम में करवा लीजिए। क्या नया है? डॉक्टर तो साहब, ये एवरेज एज क्या है मतलब जब किसी को प्रॉब्लम? प्रोपोर्शनेट बोलूं, 80% एवरेज एज इज बिटवीन 55 to 70, 20% falls between 35 to 45, ओके, only 20%। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਲਾਸ 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ OTs ਨੇ ਉਹ ਮੋਡੂਲਰ OTs ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਸ 1000 ਜਾਂ 10000। ਆਈਡੀਅਲੀ ਇਹ ਕਲਾਸ 100 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਫਿਲਟਰ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ 0 ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਚੀਜ਼? 100 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਲਾਸ 100 ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ 100, 1000, 10000, top is 100, it means infection rate goes to the negligible level। 100 is the बाद 1000 आता है, 1000 is fair good enough, 10,000 is also okay। बट ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਮੋਡੂਲਰ OT ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਡੂਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ 10 ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। तो when you go to a hospital, patient ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ equipped ਹੈ। That will help the patient to save the infection। We are working with class 100 theaters। तीसरा ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ space suit। Normally this is the high advanced space suit ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਜਨ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ये एयर इंटरेक्शन 0 होएगा तो कंटैमिनेशन 0 होगी। 90% हॉस्पिटल ऐसे यूज नहीं करते बिकॉज़ these systems are very costly। space suit ये करते भी ने ते only surgeon is wearing, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਸੂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
infection थोड़ा ऑपरेशन थिएटर और क्वालिटी क्लास 100 होना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट वी आर गिविंग टू द पेशेंट्स नाउ। ਟੈਕਨੀਕ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਮੀ ਇਨਵੇਸਿਵ, ਨਾਨ ਇਨਵੇਸਿਵ, ਫੁੱਲੀ ਇਨਵੇਸਿਵ ਰੋਬੋਟਿਕ ਹੈ। ਫੁੱਲੀ ਇਨਵੇਸਿਵ ਰੋਬੋਟਿਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਜਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਇਨਵੇਸਿਵ ਔਰ ਨਾਨ ਇਨਵੇਸਿਵ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਾਂ ਆਗਮੈਂਟਡ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਗੋਡੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ 3 ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਰੋਬੋਟਸ, ਰਾਈਟ। पहले 2 रोबोट यूज करके ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਗੋਡੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਰੋਬੋਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So it has become a pinless robotic technology. We are not using any kind of pins to dictate the surgery. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਪਿਨ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 2 ਰੋਬੋਟਸ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੋਬੋ 3D ਰੋਬੋ ਆਈ, ਨਾਨ ਇਨਵੇਸਿਵ ਸੈਮੀ ਇਨਵੇਸਿਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਹੈ, ਆਟੋਮੇਟਡ ਰੋਬੋਟ, ਉਹ ਪਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਹੱਡੀ ਡਰਿਲ ਹੋਏਗੀ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ, ਹੱਡੀ ਡਰਿਲ ਹੋਏਗੀ, ਪੇਨ ਵਧੇਗਾ, ਹੱਡੀ ਡਰਿਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ 3 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪਿਨ ਵਾਲੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰता है सर। देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ पेशेंट: CGHS, ECHS, ESI, रेलवे, आयुष्मान, कैश, TPA. This is category of the patient. CGHS, ECHS, ESI, railway, आयुष्मान, they are all government panels. मतलब गवर्नमेंट ਇਹਨੂੰ स्पॉन्सर करती है। ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਔਰ TPA। TPA ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਅਲਾਉੈਂਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਖਰਚਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਸ਼। ਕੈਸ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੈਰੀ ਕਰੇਗਾ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਲਈ ਔਰ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸ ਪਰ ਦੀ ਰੂਮ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਰੂਮ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੂਮ, ਸਿੰਗਲ ਰੂਮ, ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਲਾਂਟ, ਮਿਡਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਲਾਂਟ, ਲੋਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਲਾਂਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥਰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਐਸ ਪਰ देयर प्रॉफिट। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੂਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਹਿਪ ਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਕਾਸਟ ਮਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। CSR ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਚਾਰ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੀਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੈਨਲ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਪੂਅਰ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦੇ हैं और दे वर्क वेरी गुड फॉर देम। तो वो मिलती है। ਰਿਬੇਟ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं कई जगह, लेकिन वो होना चाहिए एक्चुअल। ऐसा नहीं है कि ਤੁਸੀਂ ਉਹ प्रेजेंट कर रहे हो नहीं। हाँ, it should be a really needy patient। तो एक बेसिक इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। एक दूसरी चीज है, बैंक्स के थ्रू भी इंश्योरेंस मिलती है। नॉर्मल इंश्योरेंस में एक प्री एग्जिस्टिंग का क्लॉज होता है कि आपको 3 साल ये चीजें कवर नहीं होंगी। बैंक के थ्रू जो आप इंश्योरेंस लेते हैं वो सब्सिडाइज होती है, करीब 30% तक सब्सिडाइज, 30% कम होता है उसका रेट, और उसमें डे 1 से सारा कवर होता है और वो 85 ईयर्स तक चलती है। तो हर बंदे को अपनी हेल्थ का खुद ख्याल रखना है, खुद अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट इन गुड इंश्योरेंस। सर ये आपकी बात ठीक है, लेकिन जिन्होंने रोटी दे लाले पे होना इंश्योरेंस कितों करवाएगा? ये नहीं है, मतलब पढ़े लिखे अच्छी फैमिली के भी लोग आते हैं, जब बिल आ जाता है 2-3 लाख तब याद आता है कि यार इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो इट इज ए मिनिस्कुल अमाउंट, प्लीज इन्वेस्ट, एवरीबॉडी शुड। हमारे को कंपनी से भी है फिर भी अपनी लेते हैं हम।